हिना के स्प्रिंग में बुलावा करने के संग ही इस पूरे देश में खुशियां छा चुकी थी और नात्सुन अपने पापा के साथ उन्हें अलविदा करके घर चली जाती है। फोर्सेस एजेंसी ने उनका पता लगा लिया था, जो कि चॉपर में वहां आ चुके थे और साकुरा कह रही थी इनसे हमें भाग जाना चाहिए शायद से। हिना कह रही थी मैंने जबकि स्प्रिंग का बुलावा कर ही लिया तो फिर हम उन्हें खुद को पकड़ने देते हैं। साकुरा उससे पूछती है क्या वाकई आप इस सब के लिए तैयार हो? 10 साल जिस एजेंसी ने आपको इस दुनिया से गायब रखा, आप उसके साथ सही में रहना चाहती हो? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वो लोग आपके ऊपर कितने लांछन लगाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं। क्या वाकई आप ये सब बर्दाश्त कर लोगी? हिना बर्दाश्त कर सकती है। आखिरकार मेरे साथ तुम हो साकुरा, मुझे हरदम बचाने के लिए। रूसे को उसका प्रोटेक्टर बता रहा था जिस एजेंट ने स्प्रिंग का बुलावा किया है वो बेशक हिना ही है, जिस बारे में जानकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। एजेंसी के विंटर डिपार्टमेंट से इस हारा को रोसे की सुरक्षा में तैनात किया गया था, जो कि उन लोगों को अपने बारे में बताने के साथ ही कह रहा था मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसकी बात को बीच में काटते हुए रूसे का कहना था चलो हमें जाना है। सर जी हम वैसे जा कर रहे हैं। पटिया निहार ने इथेन कानगात्सु उसके माथे पे टपले मारने के साथ ही कह रहा था ये बात करने का भला कौन सा तरीका होता है, सही से समझाओ ना। असल में हम 10 साल बाद आई उस स्प्रिंग को देखने जा रहे कि सब कुछ सही तो है ना। चलो हमारे साथ तुम भी इसकी ड्यूटी में असाइन हो। खैर वो लोग अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े थे, जिस बारे में जैसे ही फोर्सेस एजेंसी को पता चलता है वो कह रहे थे भले कौन से बेवकूफ़, इन्हें पता भी है कितना पैसा लगता है इन्हें मैनेज करने में। पहले स्प्रिंग अब ये विंटर भी निकल पड़ा बिना बताए। 10 साल बाद आई बसंत ऋतु के बारे में सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जहाँ पर लोग अब सवाल भी पूछने लगे थे आखिरकार एजेंट ऑफ स्प्रिंग आखिर इतने वक्त से कहाँ छुपी हुई थी। प्लेन में अपना सफ़र करते दौरान रोज से उससे सवाल करता है आखिर एजेंसी ने क्या कहा। हमेशा की तरह बस यहाँ वहाँ कहीं मत जाओ, बस ऐसी बातें। अगर उन बेवकूफ़ों की बातें मानते रहे तो फिर आप 10 साल बाद आए हिना की कायों से आखिर कैसे मिल पाओगे? वहाँ रुककर बस हमारा वक्त ही बर्बाद होने वाला था, जहाँ हिना के वहाँ आने की कोई गुंजाइश वैसे भी नहीं है। तो मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना? सच कहूँ ना तो मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे अभी भी नाराज़ है। मेरे एक भी लेटर का उसने रिप्लाई नहीं दिया और साथ ही एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से उसके ट्रॉमा के चलते मैं उससे अब मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। इडेचो का कहना था तुम उस एजेंसी की भेजी बेकार रिपोर्ट पे भरोसा ही क्यों कर रहे हो? उसमें लिखी गई ज़्यादातर चीज़ें वैसे भी सच है। मैं उसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई बसंत ऋतु को महसूस तो कर सकता हूँ। बस मेरी खुशी का यही आधार बनेगी। वैसे भी साकुरा और हिनागाकू मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, लाजमी भी हैं, और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ से मैं इस दुनिया से ही गायब हो जाऊँ? जॉन उसके कंधों पे हाथ रखने के संग ही अपने सिर का इस्तेमाल करते हुए एक हेडबट मारता है। जहाँ वो कह रहा था बेवकूफ़ तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मुझे अपना सिर का इस्तेमाल करना ही सही लगा उस वक्त। क्या मतलब सिर का इस्तेमाल करना? खिड़की के बाहर स्प्रिंग का मौसम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित रह जाता है, जहाँ पर प्लेन के लैंड करते ही दरवाजे खुलने के संग ही बसंत ऋतु की गर्माहट को वो महसूस कर कह रहा था ये वाकई वही है। भावनाओं में बहकर वो अपना पहला कदम बाहर रखने जा रहा था, लेकिन गोलियों से ही उसका स्वागत हो जाता है, जिससे बचाने के लिए इचोन बीच में आ चुका था, जिसके सिर पर गोली लगी थी। जिस पागलपन को देखकर इसे हारा काफी ज्यादा घबरा रही थी, जहाँ पर इचोन का कहना था अब तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। आइसिल के कारण उसका चेहरा बच चुका था, जिस पर रोजे का कहना था हाँ भाई हाँ, ये काई नहीं बात है, ये लोग हमेशा ही आ जाते हैं। गोलियों की बौछार हो रही थी, जहाँ पर रोज ही अपनी आइस वॉल बनाता है, जिस पर जॉन इसे हारा से कह रहा था आदत डालो ये अक्सर होने वाला है। बाकी डूटों के मुकाबले विंटर के ऊपर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। कुछ लोगों को मौसम का ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं और कुछ को तो ये पावर हासिल करनी है। इसके अलावा भी बस करो, ये साफ भाषा में कहो ना, ये लोग बस मुझे मारना चाहते हैं। इन सभी के मकसद बिल्कुल ही वाहियात है। बातचीत छोड़ो, मुझे मैदान में उतरना है। जॉन अपनी तेज रफ्तार के साथ उन सभी को बेबस कर देता है, जहाँ पर कुछ अब भी उसके ऊपर बंदूकें ताने हुए थे, जिन्हें रोजे अपनी बर्फ की ताकत के साथ संभाल लेता है। रोजे पे से ध्यान हटकाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ पर उनके आधे से ज्यादा साथी बर्फ के सिल्ले में जम चुके थे और बचा कुचा काम निपटाने के लिए जॉन अपनी तेज रफ्तार के साथ उन सभी को मार देता है। रोजे इस हारा को समझा रहा था ये सभी वो कुछ गिनौने टेररिस्ट है जो मुझे मारने की फिराक में लगे हुए हैं। अनगिनत हमले जिनके बीच तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। मैं बस तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। जिस बीच जॉन बाकी सभी आदमियों को ढेर करने के साथ ही एक आदमी का हाथ मरोड़ते हुए कह रहा था आखिर तुम्हें किसने भेजा है? वो वाकई अपने मालिक का वफादार था, इसलिए हाथ ही तुड़वा देता है। खैर इस दुर्घटना के बाद फोर्सेस एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन उन हमलावरों से पूछताछ कर रही थी, जहाँ रोसे के सफर को वही रोक लगा दी जाती है, जिससे उसकी मायूसी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कह रहा था मुझे रिव्यू पहुंचने में वैसे ही काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। जॉन का कहना था अगर हम अब भी सफर जारी रखते हैं तो फिर विंटर गांव के मुखिया और एजेंसी और ज्यादा नाराज
नाराज हो जाएगी। इस पर रोजे कहता है तो फिर मैं अकेले ही जा रहा हूँ, वैसे भी कम से कम नुकसान होगा। अगर आप ऐसे ही नियमों को तोड़ते रहे तो चीज़ आपके लिए और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं कितनी बार कहूँ आप जल्दबाजी मत करो, साथ ही आप मेरे बारे में भी तो सोचिए, आप ही तो मेरी दुनिया हो। उसे समझाने के बाद सभी लाइट बंद करके बाहर पहरा देने के लिए जा रहे थे, जहाँ रोजे कहता है कितनी ज्यादा मजेदार बात है ना, पूरी दुनिया मेरे बारे में बातचीत करती रहती है, मैं भगवान की तरह जीता हूँ, लेकिन काय का भगवान, चार दीवार के बीच जीने वाला एक बेसहारा इंसान हूँ मैं, जिसे बाहर जाने की छोटी सी आज़ादी तक नहीं है। मैं तो बस उसकी मौजूदगी महसूस करना चाहता हूँ। क्या ये कुछ ज्यादा हो गया? सारी की सारी मेरी गलती है, मैंने उसे खो दिया। 10 साल पहले की उस घटना में सकुरा घायल हो चुकी थी और इचोन ज़्यादा लड़ने की हालत में नहीं था। माहौल की गंभीरता को समझते हुए रोजे ने फैसला लिया था खुद की जान लेने का, और वो इचोन से कह रहा था तुम इन दोनों को लेकर चले जाओ, मेरी मौत से इन लोगों को संतुष्टि मिलेगी। रोसे की बातों ने हिना के दिल को तोड़ दिया था, जहाँ पर वो अपनी ताकत के साथ काफी बड़े चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ को उगाते हुए अपने सभी साथियों को सुरक्षित करने के बाद उन सभी आदमखोर के सामने बिना डरे साहस के संग कह रही थी, इसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो सभी हिना गायगू को अपने संग ले जा रहे थे, जहाँ कुछ न कर पाने की बेबसी रोसेई को अंदर से खाती जा रही थी, पर फिर भी हिना पीछे मुड़कर हंसी के संग रोसेई से कह दिया, तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लंबा जीना होगा। शुक्रिया, तुमने मुझे वो बर्फीले फूल दिखाए। 10 साल पहले मुझे मर जाना चाहिए था। अभी के वक्त होटल में पहरा देते हुए इसिहारा इचोन से सवाल करती है, क्या रोसेई और हिना गायगू एक दूसरे से प्यार करते हैं? जिसके सवाल पर सभी उसे हैरानी के संग देख रहे थे, मानो वो मन ही मन कहना चाहते हैं इसे कुछ पता भी है। इससे हारा अपनी बात जारी रखती है, अगर हम ऐसे ही जगह की जानबीन करते रहेंगे तो इससे वक्त की बर्बादी ही होगी, हम उन दोनों को पर्सनली क्यों नहीं मिलने दे रहे। इचोन बताता है ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है, हम नहीं जानते आखिर हिना गायगू कैसा महसूस करती है। उससे भी बढ़कर उसकी प्रोटेक्टर साकुरा हिमेटाका हमें कभी माफ़ नहीं करने वाली। ऐसा क्यों? ये सारी मेरी गलती है। ये कहकर इचोन यहाँ से चला गया था, जहाँ उनका दूसरा साथी सिबारू को रोक लेता ताकि वो उसके पीछे भी ना चली जाए। इन सभी सवालों का जवाब हासिल करने के लिए वो 10 साल पहले के रिकॉर्ड बुक्स को पढ़ती है। 10 साल पहले हिना गायगू किडनैप हो चुकी थी, जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन, फोर्सेस एजेंसी और विंटर और स्प्रिंग के गांवों ने मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, लेकिन 3 ही महीनों बाद बदकिस्मती से उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। रिकॉर्ड्स में बस यही तक लिखा गया है। उन्हें बेसहारा छोड़ने के बाद सकुरा स्प्रिंग के गांव के बाहर खड़ी रहकर उनके दरवाजे पे अपना हाथ पीटते हुए बार बार सवाल कर रही थी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके हाथ से खून बह चुका था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही थी। जहाँ इचोन वहाँ आकर कहता है तुम शांत हो जाओ। वो उसके सामने पूरी तरह से टूट चुकी थी। गाँव वालों ने कहा उम्मीद छोड़ दो, आखिर ये क्यों हो रहा है? मैं उसके प्रोटेक्टर हूँ, मुझे उसे बचाना था, लेकिन मैं जिंदा हूँ, वो नहीं। मुझे मर जाना चाहिए था उस दिन। उसकी बात उन्हें इचोन के दिल को और ज़रा ठेस पहुंचा दी थी और वो उससे कहता है तुम खुद को इस सब का दोषी मत गिनो, मैं, विंटर या फिर बाकी और कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। साकुरा मेरे साथ विंटर विलेज चलो, हम साथ में मिलकर हिना गायगू को ढूंढेंगे। जिसके बाद 5 साल लगातार विंटर विलेज ने हिना गायगू को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ना मिलने के कारण उन्होंने भी हार मान ली। जिस बारे में इचोन साकुरा को बताता था तो वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होकर कह रही थी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हिना गायगू को ढूंढना ज़रूरी है, वो मेरी मास्टर है, वो भी एक जिम्मेदार एजेंट, आप लोग कैसे हार मान सकते हो? लेकिन कोई चारा नहीं था, इसीलिए साकुरा खुद ही उसे अकेले ढूंढने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद उसके बारे में कभी पता नहीं चला। रोजे इचोन से कह रहा था विंटर गाँव को छोड़ो, हम लोग अकेले उसे ढूंढेंगे। साकुरा ने गायब होने के संग ही अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। इसी के साथ रिपोर्ट कंप्लीट होती है, जहां पर हमें इचोन को दिखाया जाता है, जो आज भी 10 साल पहले हुई घटना के बारे में सोचकर कह रहा था मैं कमज़ोर था जो तुम तीनों को नहीं बचा पाया। अगर मैं, रोसेई और साकुरा तीनों मिलकर मेहनत करते तो शायद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अलग होती। जो मुझसे आज भी नफरत करती होगी ना साकुरा, मैं तो माफ़ी का भी हकदार नहीं हूँ। अगली सुबह पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इसिहारा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जहां हॉलवे में इचोन कुछ लोगों से बातें कर रहा था। जिसके बाद वो सभी रोज़ेई के कमरे में चले जाते हैं, जहां पर इचोन उसे कह रहा था अब आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काफ़ी वक्त लग गया इन सभी को इकट्ठा करने में। 10 साल पहले हिना गायगू ने इन लोगों को भी बचाया था और ये उनके काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है। बस इनकी खुशी मनाने वाले आप इकलौते नहीं हो। चलिए अब आपको जहाँ जाना है मैं आपको ले जाऊँगा।
रियो की ओर अपना सफर करते दौरान कार में रोज़ई काफी ज्यादा उदास था, जहाँ पर इचॉन का कहना था बसंत की ऋतु काफी ज्यादा शानदार है ना। जैसे ही चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ आते हैं तो उसके चेहरे पर हमें थोड़े भाव देखने मिलते हैं, जहाँ पर वो बचपन में हिना से अपनी पहली मुलाकात याद करता है जब वो किसी कमरे में बंद हो चुकी थी और रोज़ई ने उसे बचाया था। अचानक से ही रोड पर काफी अजीब सी हलचल हो जाती है, जिस कारण ट्रक से टकराई हुई एक कार बैरिकेड में फंसकर गिरने ही वाली थी, जिससे निकलते बच्चों की आवाज रोज़ई के दिल तक पहुंच जाती है। इचॉन को अपने साथियों से पता चला था ये एक साधारण सा एक्सीडेंट है, इसलिए वो बाकी सभी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के भरोसे इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन रोज़ई कार के बाहर निकल चुका था, जिसे देखकर इचॉन काफी ज्यादा हैरान था। उसका हाथ पकड़कर इचॉन समझा रहा था लोगों के सामने अपनी ताकत को इस्तेमाल करना किसी भी एजेंट के लिए मना है। अगर आप ऐसा करते हो तो और ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। क्या फर्क पड़ता है, खुद को हीरो समझना बंद करो, तुम बस 4 सीजन्स के एक एजेंट हो। सेल्फ डिफेंस में किया गया जादू का इस्तेमाल वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये सब वो नहीं समझेंगे। एचॉन, मेरे सामने एक जिंदगी है जिसे मैं बचा सकता हूँ, तुम अच्छे से समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सभी बातों को याद करने के साथ ही वो रोज़ई का हाथ छोड़ देता है। 当たり前だ。分かった。大丈夫だ。 जो कि आगे बढ़ते हुए अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर कर बर्फ की एक चादर फैला रहा था। मैं हर बार बस तुम्हारे लौटने की ही दुआ करता था। मैं बस चाहता था तुम किसी दिन वापस आ जाओ, ताकि मैं अपना वादा पूरा कर कर तुमसे एक चीज कह सकूं। रोज़ई की फैली गई बर्फ की चादर में काफी खूबसूरत बर्फ के फूल उगे हुए थे, जिन्हें देखकर सिहारा कह रही थी मुझे नहीं पता था एजेंट ऑफ विंटर ऐसे भी ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है। उन बच्चों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए रोज़ई वो कहने की हिम्मत जुटा ही लेता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। जिन बच्चों को सही सलामत बचाने के बाद इचॉन उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन रोज़ई कहता है अपने शब्दों को बचा के रखो, साकुरा से भी बहुत कुछ कहना है तुम्हें। ठीक है, भले ही हम एक दूसरे से थोड़ा दूर क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरे आसपास ही हो।